राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ जाने माने मूर्ति शिल्पकार और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल अद्वैत गणनायक। अद्वैत गणनायक 24 मार्च 1963 को उड़ीसा के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे अद्वैत गणनायक देश के एक प्रख्यात मूर्तिकार हैं। नई दिल्ली स्थित गांधी संग्रहालय में घुसते ही बाईं ओर गांधी जी के दांडी मार्च को दर्शाती एक विशाल मूर्तिकृति है। अद्वैत गणनायक की बनाई ये शानदार कृति उनके वर्षों के परिश्रम और उनकी कल्पनाशीलता का अनोखा उदाहरण है। अद्वैत गणनायक ने पत्थर को तराश कर ये विशाल मूर्ति बनाने से पहले गहन शोध और विचार किया और आखिरकार ऐसी रचना पेश की जिसमें गांधी जी के व्यक्तित्व और उनकी एक पुकार पर होने वाले करिश्माई जन उभार को मूर्त रूप दिया गया है। अपनी कला में भारतीयता और अपनी मिट्टी की खुशबू ढूंढने वाले अद्वैत गणनायक को देश की पारंपरिक और समृद्ध कला से बेहद प्रेम और लगाव है। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से एमएफए करने के बाद लंदन विश्वविद्यालय के स्लेट स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से मूर्ति कला में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अद्वैत गणनायक यूरोप के कई देशों में घूम घूम कर स्कल्पचर्स बनाते रहे हैं। अद्वैत गणनायक को मूर्तिकला के लिए 1993 में भारत सरकार का राष्ट्रीय कला पुरस्कार मिल चुका है। यूरोप के करीब दर्जन भर देशों में अपनी मूर्ति कला का लोहा मनवाने वाले अद्वैत गणनायक खुद बेहद सादगी से रहना पसंद करते हैं। 55 वर्षीय अद्वैत गणनायक की कलाकृतियों को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सहेज कर रखा गया है। श्रीलंका और जापान में भी उनकी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। कॉमनवेल्थ फेलोशिप और राष्ट्रीय कला पुरस्कार से सम्मानित अद्वैत गणनायक फिलहाल नई दिल्ली स्थित एनजीएमए यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। हमको बताइए अद्वैत जी के ये जो मूर्ति शिल्प की मूर्ति कला के क्षेत्र में आपके जो आरंभिक रुचियां थीं वो कब और कहाँ विकसित होना शुरू हुई? वैसे मूल तो मैं गांव का हूँ और इतना इंटीरियर है कि वो ढेंकानाल मेरा जगह है जहाँ मैं अभी। ढेंकानाल जो कि उड़ीसा में? उड़ीसा जी। और वहाँ जंगल का अंदर मेरा गांव है, छोटा सा गांव है, उसका गांव नेवलोपोई उसका नाम है। तो वहाँ पर एक्चुअली मैं हमेशा माता जी का साथ घूम रहा था। तो ऐसे माता जी क्या करती है ना, वो सुबह उठ के थोड़ा रंगोली है, वो कुछ पूजा, ये सारी प्रोसेस उनका बहुत है। और कहाँ वो रास्ता में जाते हैं ना, वहाँ जंगल है, मेरा गांव पूरा जंगल है। तो जंगल का अंदर कहाँ वो जाते हैं ना, वो पत्थर देखते हैं ना, उसको थोड़ा सिंदूर लगा देती हैं, उसको भी नमस्ते करती है, पेड़ को भी पूजा करती हैं। तो हर जगह में है ना, वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो लेकिन कुछ अजीब सा फील हो रहा था कि नहीं ये सारी चीज़ हो रहा है। और जब वापस आता हूँ ना गांव में, वो मेरा ग्रैंड मदर बूढ़ी माँ है ना, वो क्या करेगी, कभी मैं गांव में कुछ गड़बड़ क्या है ना, उसको बोलना नहीं पड़ता था, वो पाँव से सिर तक पहले छू लेगी, उससे उसको पता होता था मैंने गलत किया कि अच्छा किया। मतलब वो फील कर सकते उसको। तो मेरा माता जी का वही था, वो हर चीज़ को फील करते थे, पेड़ हो, पत्थर हो, पानी हो, हर जगह में वो सारी चीज़ें वो फील करते थे। मेरे को उस टाइम समझ में नहीं आया। फिर जब मैं पढ़ाई किया, एक्चुअली वहाँ से पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव उस तरह का गांव से आप आएंगे तो शहर आना पड़ेगा भुवनेश्वर, तो वहाँ
पढ़ाई का कुछ जो आर्ट का बारे में बता रहा हूँ। तो एक्चुअली घर में सोचे कि बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर ऐसा ही होगा, तो इसलिए साइंस पढ़ा है मेरे को, क्योंकि स्कूल में, और गांव में स्कूल नहीं होता तो वहाँ दूर जाना पड़ता है साइकिल में आपको, कि कब ऐसे तो 5-7 किलोमीटर पैदल में जाना पड़ता है, वो पानी वगैरह सारी पार होके स्कूल। तो वहाँ उस तरह का कुछ आर्ट वाट कुछ दिल में ये सारी चीज़ घूम रहा है, लेकिन वहाँ स्कूल में ये सारी चीज़ नहीं मिलता था। फिर मैं साइंस पढ़ने के लिए आठागढ़ एक जगह है, वहाँ ढेंकानाल का पास है, तो वहाँ पर साइंस कॉलेज में पढ़ाई किया। साइंस में वो सारे कुछ जितना डिटेल होता है ना, बॉटनी जूलॉजी, ड्राइंग करो, ये करो, सारी ये सारी चीज़, वो इतना डिटेल तक स्टडी में वो वही ड्राइंग, वही जो फीलिंग में बात कर रहा हूँ ना, गाँव से धीरे धीरे वहाँ तक मेरे को लग रहा था कि मेरे को कुछ रास्ता में जाना है, मेरे को नहीं मिल रहा है। तो अचानक एक प्रोफेसर मेरे को लेके वो कुछ भी बताया कि इस तरह का कॉलेज भी होता है, पढ़ाई भी होता है आर्ट के बारे में। आप गांव से आए होंगे, आप कैसे सोचे होंगे, उसका बारे में पढ़ाई भी होता है। वो सुनने के बाद धीरे धीरे मेरा इच्छा हो कि नहीं चलो देखते हैं उसको कैसे होता है, और मैं देखने के लिए गया और फिर वापस नहीं आया। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर एक्चुअली बचपन में ये सारी चीज़ घूम रहा था, और अभी भी मेरे को लगता है वो बचपन में जो चीज़ माता जी ने मेरे को बताया था ना, अभी इसको प्योरली मैं फील कर रहा हूँ और वही काम कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, जो उसी टाइम बताया था ना उसी को, वो जो पत्थर का बारे में बताया था कि अभी मैं उसको फील कर रहा हूँ। हमारा प्लानेट में कैसे पत्थर क्या है, सबसे मेरे को लगता है सबसे मैं जो फील करता हूँ, सबसे ओल्डेस्ट फैमिली मेम्बर हमारा पत्थर है। उसको सब कुछ हमारा बारे में पता है, कैसे ये प्लानेट में हम क्या किया अभी तक, और एक विटनेस है। इसीलिए मैं बार बार भी बोलता हूँ, कोई भी एक जगह स्पिरिचुअल प्लेस जाते हैं, वहाँ पर वो पत्थर, जैसे मेक्का में जाएंगे ना, छोटा सा ब्लैक स्टोन है ने? लोग इसको समुद्र जैसा घूमते हैं, उसका चारों तरफ आप फील करेंगे एक वाइब्रेशन जैसा, क्योंकि करंट फ्लो कर रहे हैं, जैसे छोटा सा पत्थर को किस करने के लिए, तो कुछ तो कनेक्शन है। वो जेरूसलम में जो बात मैं बता रहा हूँ, जेरूसलम में भी वो स्टोन वॉल है, उसको लोग जाते हैं, वो कुछ डायलॉग करते हैं, रोते हैं, बोलते हैं कुछ, वो पत्थर को आपको लगेंगे ये हम लोग पागल हो गए, पत्थर सारी को सुन रहे, विटनेस जैसे। उड़ीसा जाएंगे, वो जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ लोग पत्थर को एम्ब्रेस कर रहे हैं और कुछ मन का बात उसको बता रहे हैं, वो जैसे कि अपना है पूरा। वो जो रिलेशन माता जी ने मेरे को बताया था ना, अभी मैं धीरे धीरे उसको फील कर, सारा दुनिया घूमने का बाद मैं अभी वहीं पहुंच रहा हूँ। जो माता जी ने मेरे को बताया था, उसको, उसका नाम आदरमणि है। एक्चुअली वो प्रॉपर उसको आदर करता था। वो हर चीज़ को, जब आप पत्थर हो जाते हैं ना, तो उसका साथ डायलॉग उसने मेरे को शुरू कराया था कि कैसे उसका साथ डायलॉग करना। क्योंकि हम लोग जब चिजलिंग करते हैं, वो शुरू में झगड़ा होता है, रिएक्ट होता है, ब्लीडिंग होता है, हाथ में हैमर लगता है, टेंशन होता है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अभी मैं फील कर रहा हूँ, माता जी ने ये बात बताया था कि कैसे पत्थर का साथ दोस्ती करना है, उसका सॉफ्ट इतना स्किन इतना सॉफ्ट हो जाता है जब हम फील करते हैं, फिर एक अपनापन आ जाता है। जब दोस्ती होता है ना, वो पत्थर का साथ भी आप डायलॉग कर सकते, आप उससे बहुत टाइम उसका साथ सोच सकते, क्योंकि उसका, मैं शुरू से बता रहा हूँ ना, उसका पास सारा इतिहास है। हम एक लेयर है ना, हमारा कितना पुरुष का बात बताता है कि आप उस टाइम ऐसे थे, साइंस भी बता रहे हैं। और अभी भी मेरे को लगता है कि हम जो बातचीत करते हैं ना, वो पत्थर सारी चीज़ को रिसीव भी करता है, वो डिपॉजिट होता है। और ऐसे वेदों में चैप्टर में मेरे को एक्चुअल पता नहीं, उसमें लगा ध्वनि ही समूहित है आकार प्रच्यति, मतलब साउंड को आप अगर फ्रीज कर लेते हैं, एक सॉलिड फॉर्म हो जाता है। तो ये लोग सारी विटनेस है। हम जो कुछ भी हम फील कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, तो उसको जब सरेंडर करेंगे ना, मेरा बिलीव, और जब सरेंडर करने से ना, वो सारा चीज़ आपको वो ट्रांसफ़र कर सकता है एनर्जी। इसीलिए जब हम पत्थर को भी छूते हैं ना, वो एनर्जी वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होता है। इसलिए मेरा भी विश्वास होता है, कुछ भी चीज़ आप पत्थर का ऊपर रखते हैं ना, वो सुप्रीम पावर तक पहुंचाता है, वो क्वालिटी उसका अंदर है। तो ये सारी चीज़ जो माता जी मेरे को
घुमा के ले रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये तो वो क्या है पागल है, जिसको पत्थर है, पेड़ है, पानी है, ये सारी। लेकिन आज उसको मैं फील कर रहा हूँ, वो जो बताए थे ना वो रियल आर्ट है, उसको हम झूठ मूठ नहीं कर सकते, वो प्योर है, उसको आप फील कर सकते। जैसे आप रुद्रप्रयाग में बात कर रहे हैं ना, आपको लगेगा कि वो बात भी इधर जा रहे हैं, उसको फील कर सकते, वो टच कर सकते। वो सारी चीज़ एक्चुअली वो इतना सिंपल होते थे, वो उसको एक्चुअली उनके लिए कोई शब्द का जरूर नहीं था, वो उसको फील करते थे। तो आज भी मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि आज भी मैं उसको इतना पढ़ाई करने का बाद, इतना बड़ा दायित्व में रहने का बाद, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसी बेस में अभी भी मैं जो काम कर रहा हूँ, उसी बेस में काम कर रहा हूँ। और मैं सारा दुनिया घूमने के बाद फिर उड़ीसा में चला गया। आप सोचिए कि एक्चुअली जो बार बार आपको हमरिंग करता होगा ना, और वहाँ खींचता है हर चीज़। तो सबसे मेरे को दुनिया घूमने के बाद सबसे बढ़िया जगह लगा एक आर्टिस्ट के लिए स्पेशल उड़ीसा। इस तरह का जगह मेरे ख्याल से वर्ल्ड में नहीं, एक आर्टिस्ट के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ आप इतिहास देखेंगे, कि हमारा रूट का बात करेंगे, कि मेटेरियल का एक आर्टिस्ट के लिए बात करेंगे, हेल्पिंग हैंड का बात करेंगे, एक एटमॉस्फेयर जो कि एक पॉजिटिव में एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जो कि आर्टिस्ट वहाँ सोसाइटी के लिए सोच सकता है। अभी जो बात हम कर रहे हैं, कैसे होता है ना, हम कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो आर्ट कर रहे हैं, कि हम जो फील कर रहे हैं, वो सोसाइटी में हमारा कहाँ फिट होता है। वो जब आप इस तरह का आर्ट, मेरे को अभी नालंदा का भी बात थोड़ा याद आता है कि उस टाइम आर्ट कॉलेज नहीं था, लेकिन उस टाइम देखिए सबसे बढ़िया मॉन्यूमेंट सारी बना। कैसे बना? यहाँ पर हम अभी थोड़ा अद्वैत जी आपको टोकेंगे। थोड़ा पीछे जाएं तो आपने बचपन की याद करते हुए माँ को बार बार याद किया, और फिर ये भी एहसास बताया कि जो बचपन में माँ का पत्थर के साथ या दादी का शरीर के साथ जो रिश्ता था, उसको बाद में बड़े होने के बाद और कला में पारंगत होने के बाद आपने महसूस किया कि वो ही मूल था, और उसकी आप बार बार तारीफ़ तो कर रहे हैं। लेकिन पिता के बारे में भी कुछ बताइए कि आपके पिता क्या करते थे, और फिर आखिरकार ढेंकानाल से आपने क्या पढ़ाई की, और उसी ज़माने में जब आपको माँ के इन सब रिचुअल्स आकर्षित कर रहे थे, तो उस वक्त तो आप कोई दिशा नहीं पकड़ पाए होंगे, और आप भी तो कुछ करना चाहते रहे होंगे तब। हाँ, एक्चुअली ऐसे पिताजी हमारा वो जो फोक डांसर है ना, दंड नाच उड़ीसा में हम बोलते हैं, दंड नाच, ढेंकानाल में दंड नाच होता है, वो दंड नाच करते थे। वो दंड मतलब पनिशमेंट, वो इस तरीका होता है ना, बहुत गर्मी में वो डांस करते थे। हाँ, और उस टाइम खाना पीना एक ही टाइम शायद खाना खाते हैं, राइस, ये कुछ अलाउ नहीं होता था, क्योंकि शरीर को इस तरह का वो तैयार करते थे। वो वाइब्रेशन को, वो जो स्पिरिचुअल का बात मैं कर रहा हूँ माता जी का, वो उसको एक फॉर्म में वो डेवलप कर रहे थे कि कैसे उसको, क्योंकि वो शायद 13 दिन तक घर पे नहीं आते हैं, वो घूमते रहते हैं, और उस तरीका वही उनका आय का स्रोत वही था, यानी कि नाच नहीं, वो खेतीबाड़ी में काम करे, चासी थे। अच्छा, हमारा कुछ खेतीबाड़ी है, उसमें एक्चुअली वो जो दंड नाच होता है, वो एक्चुअली गांव में ऐसे सिस्टम है ना, खेतीबाड़ी जो खत्म हो जाता है सारी चीज, ये सारी चीज डेवलप होता है। हाँ, तो ये समर में होता है ज़्यादातर, दंड नाच जो बताता हूँ। तो उसी टाइम जितना खेतीबाड़ी में काम करते हैं ये लोग मिलजुल के, एक मंदिर है वहाँ पर ये सारी। कितने लोग उस नाच में हिस्सा लेते हैं? इसमें करीब 51 व्यक्ति होते हैं। अच्छा, जो कि अलग अलग रूप में, ये एक लोक नृत्य जैसा ही है? लोक नृत्य जैसा है। उसमें अलग अलग, इसमें कुछ संगीत कैसा है? संगीत भी होता है, वो लोग खुद भी लिखते हैं उसको, और उसी हिसाब से कैरेक्टर भी डेवलप करते हैं। वो नेचर को लेके, चिड़िया को लेके भी डेवलप करते हैं। और कभी वो जो छऊ डांस का साथ उड़ीसा में उसी तरीका का भी डांस वो डेवलप करते हैं, जो कि उस कभी कभी उसको कालसी का रूप देते हैं, जो किसी के अंदर देवता भी आ जाता है। वो लोग को सारी एक छोटे छोटे फॉर्म को लेके, उसका नाम दंड नाच होता है। एक एक स्टोरी भी डेवलप, शिव जी के बारे में चर्चा होता है, और चढ़िया के बारे में, बीणाकार एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आता है, वो सारी चीज़ खुद तैयार करते हैं। और वो 13 दिन तक पूरा आसपास गांव का साथ मिलजुल के
और जो गांव उसको इनवाइट करते हैं उसी गांव में वो खाना खाते हैं। खाना उनको खाना इस तरीका देते हैं, एक टाइम देते हैं, वो शायद राइस नहीं देते हैं, कुछ और राइस को फ्राई करके मतलब वैसे उसको कुछ बनाते हैं, उसको देते हैं, एक टाइम देते हैं। तो इस तरह जैसे देखिए कि माँ और पिता, आप लोग कितने भाई बहन थे? 4 है। 4। आप कितने नंबर के हैं? मैं 4th, 4। आप 4th हैं। तो घर में या पूरे गांव में ये जो सांस्कृतिक प्रतीक और गतिविधियां थीं, उसके बीच में से निकलकर आपको कुछ आधुनिक जीवन की तरफ कोई लालसा, आकर्षण कुछ पैदा होता था? एक्चुअली गांव में इच्छा होता था कि बाहर देखने के लिए बहुत जो इच्छा होता था, क्योंकि उस टाइम टीवी, वो नंदिनी सतपति उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, तो पहले ढेंकानाल का अंदर वो टीवी, जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम दुनिया के बारे में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कुछ नज़र आता था। तो इच्छा होता था बाहर दुनिया कैसे होगा, हम तो यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी हम एक एटमॉस्फेयर में थे। जैसे मैं अभी एक्चुअली जो स्पिरिचुअल का बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वहाँ पर जो आर्टिस्ट, गांव में भी आर्टिस्ट होते थे, कोई मिट्टी में काम कर रहे हैं, कोई पत्थर पे काम कर रहा था, कोई लकड़ी में, और जो शादी होता है ना ये सारी पता होता है। लड़की का शादी हो रहा है ना, वो पूरा गांव का शादी होता है, और उसी टाइम वो जो आर्टिस्ट है ना, उसके लिए मिट्टी में बना के बहुत सुंदर चीज़ ला के देते हैं, और लकड़ी वाला लकड़ी में, और बाम्बू वाला सारी। लेकिन वो लड़की वाला भी उसके लिए उस तरीका राइस देते हैं, थोड़ा कपड़ा भी देते हैं, थोड़ा वेजिटेबल। ये एक सिस्टम है जो कि कल्चर का साथ ही आर्ट, जो वो गाँव में मैं सारी चीज़ फील कर रहा था, और उसमें मेरे को नहीं लग रहा था मैं आर्ट कर रहा हूँ। दीवार में पेंटिंग हो रहे हैं, वो भी अपने आप हो रहे हैं, उसके लिए कोई पूछता नहीं था उसका मीनिंग क्या है, क्या है, इस तरीका नहीं है। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, जो वाइब्रेशन में आप मर्ज हो जाते हैं, आपको ना खाना का याद रहता है ना ये सारी। ये जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस इतना हाइट तक ले रहा था। उसका बाद सोचते हैं उसका बाद क्या होगा, है? तो वो बात है ना, हमेशा ढूंढ रहा था, नहीं हम कुछ बाहर जाएंगे, थोड़ा पढ़ाई करेंगे, कुछ तो करेंगे, दुनिया के बारे में थोड़ा सोच सकते। जो पिताजी भी बोल रहे थे बार बार कि हमने तो पूरा लाइफ है गांव में, आप लोग जाइए, दुनिया देखिए, कुछ करिए। उनके लिए सरकारी जॉब बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि खेतीबाड़ी में काम करते हैं, तो सरकारी जॉब हो जाएगा तो बहुत बड़ी। तो इसी हिसाब से वो बार बार मेरे को शहर, और शहर भी बहुत दूर है ढेंकानाल गांव से, तो खुद राइस वगैरह, क्योंकि हॉस्टल में रहना होता था, वो खुद राइस सिर पे लेके आते थे, हैं? और गांव से कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा, वो सरकारी नौकरी मिलेगा। तो उसी हिसाब से पिताजी का भी इच्छा था कि थोड़ा बाहर जाके पढ़ाई करो, और ऐसे भी मेरे को भी थोड़ा थोड़ा इच्छा हो रहा था कि नहीं चलो दुनिया देखते हैं। और सब गांव से ढेंकानाल में जब आया, जो डिस्ट्रिक्ट है, तो देखा है काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं, भुवनेश्वर जा रहे हैं, कटक जा रहे हैं। मेरे इसलिए तो दुनिया वहीं था कि उससे आगे तो सोच नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ धीरे धीरे आगे लेने के लिए कोशिश किया। तो आखिरकार आपने फिर ढेंकानाल छोड़ दिया, और फिर आप आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ कहाँ गए? फिर मैंने भुवनेश्वर में पढ़ाई किया, जो नहीं पहले वो साइंस पढ़ाई कर रहा था आठगढ़ में। फिर उसका बाद भुवनेश्वर में आर्ट कॉलेज में पढ़ाई किया। एक खलीकोट एक आर्ट जगह है, वहाँ पर भी आर्ट का पर थोड़ा पढ़ाई किया था। लेकिन भुवनेश्वर में बहुत कुछ मेरे को मिला है, जो कि एक कैपिटल है उड़ीसा का। और ऐसे कि उस टाइम इच्छा हुआ कि हमको ऐसे होना चाहिए कि थोड़ा लंदन का बारे में, थोड़ा दुनिया का बारे में, क्योंकि ये उड़ीसा का कैपिटल है। मेरा इच्छा हो रहा था कि नहीं, वो भारत का कैपिटल को हम जाना चाहिए। उस टाइम में हम पढ़ाई कर रहे थे हिस्ट्री में, वर्ल्ड का कैपिटल लंदन होता था, तो वहाँ भी देखना चाहिए। तो ऐसे बहुत इच्छुक, क्योंकि भुवनेश्वर होने के बाद थोड़ा हमको थोड़ा पेपर में, थोड़ा मैगजीन में, ये सारी चीज़ कुछ ना कुछ मिलता था। कोई बाहर से आ रहे हैं, उससे भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, अरे भाई कैसा है दुनिया, कैसे क्या चल रहे हैं, आर्ट फील्ड में क्या हो रहे हैं। थोड़ा उस टाइम हम थोड़ा मूव भी कर सकते थे, क्योंकि भुवनेश्वर आने के बाद थोड़ा BHU आ जाते थे, शांति निकेतन वहाँ नज़दीक है, शांति निकेतन चले जाते थे। तो उस टाइम भी दिल्ली भी आए कि यहाँ इस तरह का थोड़ा चांस मिला कि थोड़ा कम से कम ये आसपास घूमने के लिए, वो सारी हेल्प भुवनेश्वर में हुआ। अद्वैत जी, फिर हमारे पास थोड़ा वक्त का भी एक सीमा है, हमको बताइए कि जो हम लोगों के यहाँ की मूर्ति कला की जो परंपरा है भारत में, उसमें से कौन सी धारा के साथ आप ज़्यादा नज़दीकी महसूस करते हैं? मैं ज़्यादातर जो सिंबलिक हुआ में हमारा काम हुआ,
जैसे आप शिवलिंग देखेंगे, एक्चुअली मेल एंड फीमेल सेक्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन किसी रूप से वो लोग प्रेजेंट किए सोसाइटी को, वो आपको रियलिस्टिक नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको फील कर सकते। हम लोग जो देख रहे थे वो दीवार का पीछे क्या है, वो आर्टिस्ट उसको देख सकता था। जगन्नाथ का रूप देखिए कि मंदिर में कोई भी छोटा सा भी फॉर्म आप लीजिए, वो हमेशा नेचर का साथ कंपेयर किए। हर चीज, आंख होगा मछली जैसा आंख होगा, नाक होगा पैरोट का चोंच जैसा, कि लोटस जैसा फिंगर होगा। ये सारी चीज एक्चुअली हर चीज को लेके वो इस तरह का फॉर्म में कैसे कंपोज कर रहे थे, वो चीज इतना नजदीक, क्योंकि मैं भी पानी में गांव में डुबकी लगा के उसका साउंड को सुनता था, है? लेकिन उसको फील करना, जब शहर आके वो मंदिर में ये सारी चीज देखते हैं, वो पानी को किसी रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, कि आपका शरीर को किसी रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, नेचर को किसी रूप से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका एक शैली मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ा आर्ट का कैरेक्टर होता है ना, वो नेचर होता है। और ये लोग नेचर का साथ पूरा मर्ज हो गए थे, जो लोग बनाए हैं ना वो लोग उसका, क्योंकि सबसे बड़ी टीचर, क्योंकि हम लोग जब सोचिए, हमको कुछ बोलना भी नहीं आता था, कि कुछ गाना कुछ भी पता नहीं था उस टाइम। थोड़ा पत्थर का ऊपर हम कुछ ड्राइंग बना के हम इधर जा रहे हैं शिकार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें हमको नेचर ने सिखा, कैसे डांस करना, कैसे गाना गाना, कैसे पेंटिंग करना, ये सारी चीज। तो वो लोग इतना नजदीक थे कि एक स्टाइल के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, वो जो मर्ज हो गया था ना, वो मेरे को ज्यादा खींचता था कि मैं शिखर स्टाइल में जाऊँ, मंदिर का जाऊँ, कि ट्रेडिशनल जो गांव में पेंटिंग करते हैं, पट्टो पेंटिंग होता है, कि हाँ स्कल्पचर होता है, उससे ज़्यादा जो माता जी ने मेरे को बताया था, जो कि उसको फील कर सकते। कब फील कर सकता हूँ? जब उसका साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ वो मूर्तिकार जब कोणार्क बना है, मैं सुना कि 12 साल तक उसका फैमिली उसको पता नहीं था, है? उसका घर से कोई आ रहे हैं ना, वो घर से बेर लेकर आ रहे हैं कि उसका बेटा 12 साल का बाद जब आता है तो उसको परिचित होने के लिए, कि घर का कोई चीज़ उसका साथ लेकर आ रहे हैं परिचित होने के लिए। तो कितना डेडिकेशन वो लोग के अंदर था, वो किसी लेवल में वो सोचते थे। वो मेरे लिए स्टाइल से बहुत बड़ी है, जो उनका सोच है वो बहुत मेरे को खींचता था। और इसके अलावा ये तो आपने ठीक बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको खींचती रही हैं, इसके अलावा आपके जो पूर्ववर्ती भारतीय मूर्तिकार रहे, उनमें से कौन से ऐसे स्कल्प्टर हैं जो आपको बहुत प्रेरित करते हैं और आपको लगता है कि आप भी एक दिन वैसी कला करेंगे तो आपको अपनी कला को पूर्णता की तरफ पाएंगे? अभी जो शो में अभी हम बात कर रहे हैं, ये धनराज भगत का शो है जी। चले, आप उसका ड्राइंग भी देखेंगे उनका ना, आपको पागल लगेगा, कहाँ मंदिर भाग रहे हैं, कहाँ इतना रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हैं। और हमने उसका टाइटल दिया फिजिकल टू स्पिरिचुअल। मतलब वो व्यक्ति ऐसे था, ये सारी जो मॉकेट भी देख रहे हैं ना, आपको पागल लगेगा कि कैसे एक व्यक्ति अपना शरीर को किसी लेवल तक प्रेजेंट किया है। एक्चुअली मैंने जब वो इतिहास का शो हमने किया था, उनका कुछ काम मैंने देखा था, लेकिन ये सारे काम देखने के बाद मेरे को लगता है हमारी जो आर्ट फिल्म में एक भीष्म जैसा है धनराज भगत, जिसका बारे में एक्चुअली ये शो आप विजिट करेंगे तो देख सकते और उसको फील भी कर सकते। हम इस तरह का डिस्प्ले भी उसको किया कि आप कहाँ राइस का ऊपर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, कहाँ चारकोल का ऊपर, वहाँ शिव जी का स्कल्पचर आप देखेंगे, शिवा डांस जो है वो ऐसे था कि जहाँ स्टेप रख रहे थे वहाँ आग जल रहा था। तो धनराज भगत का जिक्र इसलिए आप लाए कि धनराज भगत आपको बहुत आकर्षित करते हैं? एक्चुअली मैं देखने का बाद उनका घर पे गया था, देखिए पागल हो गया, एक आर्टिस्ट इतना ड्राइंग बनाता है और आप उनका
लाइफ मैंने देखा है कि वो लाहौर में पढ़ाई किए और वो सेपरेशन के बाद इंडिया आ रहे हैं और उनका काम में मैं ज़्यादा तनाव नहीं फील किया क्योंकि इतना हाई लेवल में वो सोचते थे। आप देखेंगे ना, एक दो काम ऐसा है कि जो सेपरेशन को आप थोड़ा लगेगा कि जैसे महाकाल है कि यहाँ जो डुअल पर्सनालिटी है दोनों का काम में, उसको वो फील, लेकिन सारा काम उससे इतना वो मेडिटेटिव वो में काम किए जो कि बहुत ऊंचे तक ले लिए। उनका काम ये मॉकेट से उनका काम से देख सकते, और उनका घर में मैंने देखा है सारे काम ऐसे, वो इतना कैसे वो आर्टिस्ट काम किया और इतना हाई लेवल में कैसे सोचते थे उस टाइम। और उस टाइम वो विदेश में बहुत घूमे उस टाइम, और उस टाइम मैंने देखा कि पंडित नेहरू और इंदिरा जी उनका घर पे आते थे। तो इस तरह का व्यक्ति है वो। तो बाद में मेरे को पता चला, लेकिन जो काम को मैंने देखा है को किस स्टैंडर्ड में वो काम करते थे, और रूट को आप देखिए कहाँ फैमिली को लेके काम कर रहे हैं, कहाँ एक नेचर का आपको इस सारी जो फॉर्म आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ नेचर से ही ग्रो कर रहे हैं। और एक जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है ना, एक स्टेज हम ऊपर लेके उसको छोड़ देते हैं पब्लिक को शुरू आप शुरू का काम ऐसे आपको कुछ मिलेगा, लेकिन जो हाई लेवल में लेके हमको छोड़ के गए ना, वो इस तरह का मैं पहली बार भारत में एक स्कल्पटर को देखा जिसको फील किया। और उनका काम डिस्प्ले करने के लिए मैं पागल हो रहा था, कैसे डिस्प्ले करूं। कुछ पेपर मिलता है ना, दोनों तरफ वो ड्राइंग कर लेते हैं, कितना पागलपन है उन पे। तो आप देखेंगे हम कोशिश किए पब्लिक को दोनों तरफ उनका ड्राइंग देख सकते, कैसे उसको प्लान किया सारी। और एक चीज़ को कोशिश किया कि वो जो मेरे को लगा कि वो भी अगर अभी होते होंगे कैसे उनका काम को डिस्प्ले करे होंगे। तो इस हिसाब से हमने कोशिश किया कि इतना रेस्पेक्ट हम मिले और दे सकते हैं उनको। तो मेरे को वो एक्चुअली सचमुच एक भारत का मूर्तिकार बात करेंगे, एक भीष्म पितामह जैसा है। तो उनसे बहुत कुछ उनका ड्राइंग से सीखना पड़ता है। और स्टूडेंट के लोगों को इतना खुश है, एक प्रोसेस बनाते हैं, कैसे ड्राइंग बनाते हैं और कहाँ कहाँ जाके ड्राइंग बनाते हैं, उसको कैसे डेवलप करते हैं, कैसे एक मॉकेट बनाते हैं, मॉकेट्स फिर एनालाइज करते हैं, वो सारी प्रोसेस उनका इंटरेस्टिंग है। वो जो रसगुल्ला का बात कर रहा हूँ उसमें आप फील कर सकते हैं। तो हम समझते हैं अद्वैत जी, ये जो प्रदर्शनी है धनराज भगत की, वो यहाँ करीब अगले 1 महीने तक और चलेगी। तो हमारे जो देखने वाले हैं वो, और जिनकी भी दिलचस्पी धनराज भगत के काम में है, वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आकर इस प्रदर्शनी का आनंद उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अद्वैत गडनायक, आपने हमारे लिए इतना समय। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात आपने हमारा पहुँचाया, ये बहुत बड़ी बात है। और स्पेशल धनराज भगत जी का बात मैं जो बोल रहा हूँ, और ये इतना अच्छा शो है, और यहाँ पर पब्लिक आए, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको फील करे, उसको टच करे, किस करे, जो कुछ जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको ही मिलेगा। और आप आएंगे तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बहुत खुश होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अद्वैत गडनायक, जो कि जाने माने मूर्तिकार और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक हैं। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में, तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।